Hello students, Namaste. I am CA, CS, CMA Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. I am the India's youngest CA, CS and CMA. I am also the India's youngest company secretary at the age of 18 years. Dear students, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद होना, खत्म होना। आज से हम लोग टाटा बाय बाय हो रहे हैं, ये मतलब होता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये चैप्टर नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इसके पिछले वाले जो वीडियोस थे उसके अंदर हमने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ द पार्टनरशिप, एडमिशन, गुडविल, रिटायरमेंट सब कुछ देख लिया था। आज हम लोग जो है वो सीखने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या फर्क है, बेसिक फर्क क्या होता है दोनों के अंदर। देखिए यहां पर मैं आपको सिखाता हूं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या फर्क है दोनों में। ठीक है, चलिए सो सबसे पहले अपन यहां पे देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। देखिए ए एंड बी दो पार्टनर्स थे, क्या थे, ए और बी दो पार्टनर है, एंड सी बी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ए बी सी तीनों पार्टनर है। यहां पर ए और बी और सी तीनों ये बोलते हैं कि भैया हम लोग हो चुके हैं बूढ़े, हम लोगों को चाहिए रिटायरमेंट, हम लोग हो गए बूढ़े, हम लोगों को चाहिए रिटायरमेंट, हमारी जगह हमारे बच्चे जो है वो आएंगे जिनका नाम होगा DEF। अब यहां पे समझना, ये जो पुराना वाला जो है पार्टनरशिप वो तो हो गया खत्म, उसके बदले में नए जने आ गए, नए पार्टनर्स आ गए। तो ये फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है, ये किसका डिसोल्यूशन है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। दैट मींस पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन फर्म को खत्म नहीं करता है, फर्म को बंद नहीं करता है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मतलब होता है जो पुराने पार्टनर्स है उनके अंदर रिश्ते खत्म हो गए, हाँ बदले में नए जो पार्टनर्स है वो आ गए हैं, जैसे कि इस केस में DE और F आ गए हैं। ठीक है, इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होती, कुछ भी क्लोज नहीं होता, कोई धंधा वंदा कुछ बंद नहीं होता, बस पार्टनर चेंज हो जाता है। मतलब ओल्ड पार्टनरशिप जो थी वो डिसॉल्व हो गई, बदले में न्यू पार्टनरशिप आ गई, फर्म वही की वहीं पर है। सो आइए देखते हैं कि जब अपन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तब अपन को किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, पर्टिकुलरली डिसोल्यूशन कब कब हो सकता है। तो उसने बोला है फॉर एग्जांपल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है तब डिसोल्यूशन कर सकते हैं। मान लो किसी पार्टनर को नहीं समझ आ रहा है तो बोलेगा भैया मेरे को तो जा रहा है, मेरे को नहीं रहने का है, समझे बात को। जब नया पार्टनर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, तो बोलेंगे हमको तो ये चाहिए ही नहीं, पार्टनर नहीं चाहिए, बाकी के पार्टनर सब बोल सकते हैं, तो हो सकता है डिसोल्यूशन हो जाए। कोई रिटायरमेंट हो रहा है, मान लो दो ही पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, अब जब एक ही पार्टनर आगे बिजनेस को कंटिन्यू करेगा तो वो पार्टनरशिप रहा ही कहाँ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, तो अब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, या फिर पर्टिकुलर जिस वेंचर के लिए लेट्स से ए बी दोनों एक प्रोजेक्ट जो रियल एस्टेट का एक कोई प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए दोनों इकट्ठा हुए थे, अब वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, पार्टनरशिप खत्म हो गई है। ठीक है, या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के उन लोगों ने पार्टनरशिप रखी थी, लेट्स से उन्होंने 5 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म को रखा था, अब वो 5 साल खत्म हो गए, बोले हम कौन तुम कौन, खत्म हो गया कहानी। तो आइए समझते हैं इसके आगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। जनरली इसके दो प्रकार होते हैं, पहला प्रकार जो होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट आएगा बीच में, ठीक है, और बोलेगा भैया बंद कर दो। दूसरा होता है वॉलंटरी डिसोल्यूशन, मतलब हमारी इच्छा से, स्वैच्छिक अपनी इच्छा से। तो आइए देखते हैं कि जनरली however the dissolution of partnership would not necessarily involve dissolution of firm, as I told you already। सबसे पहला डिसोल्यूशन किस किस प्रकार से होता है आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है डिसोल्यूशन जो है एग्रीमेंट के द्वारा हो सकता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सारे ही पार्टनर की कंसेंट है, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट था उनके बीच में, लेट्स से 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 इयर्स खत्म हो गए, बोले हमारा डिसोल्यूशन होना लाजमी है। क्लियर है यहां तक बात को। चलिए अगला आता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। फॉर एग्जांपल के तौर पे सारे के सारे पार्टनर, ठीक है, सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। अब इंसॉल्वेंट हो गए भैया, जब इंसॉल्वेंट हो गए इसका मतलब तुम कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए असमर्थ हो, खत्म हो गया बेटा,
इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। या फिर फॉर एग्जांपल फर्म का जो बिजनेस था अब वो हो चुका है इलीगल, तो आपको कंपलसरीली ना चाहते हुए भी फर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। एग्जांपल देवे, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात है, गुजरात के अंदर कुछ सालों पहले तक अल्कोहल का जो बिजनेस था वो वैलिड था, ठीक है, लीगल था कुछ सालों तक पहले, लेकिन अचानक सरकार एक अनाउंसमेंट लाई, बोलती है आज रात 12 बजे से दारू बंद, ठीक है। इसका मतलब आप फॉर एग्जांपल पहले दारू का बिजनेस करते थे, अभी भैया अल्कोहल बंद हो गया है, लिकर बंद हो गया है, इसका मतलब आप बिजनेस को नहीं कर सकते, तो हो गया ना वो इलीगल। कंपल्सरीली आपको फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? व्हेन सम इवेंट हैज टेकन प्लेस which makes it unlawful for the partners to carry on the business of the firm. For example के तौर पर समझो, when a partner who is a citizen of a country becomes an alien enemy because of the declaration of war with this country and India. Now समझिए सबसे पहले ये alien enemy क्या होता है। alien enemy का मतलब वह देश, ठीक है, जिसके साथ हमारा वॉर छिड़ गया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल चाइना है, मान लो भारत और चाइना का वॉर छिड़ गया है और हम लोग चाइना से व्यापार कर रहे थे, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो कहती है भैया चाइना से व्यापार बंद करो। अब मान लो कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो बेचा चीन जो है वो था चाइनीज था। अब हुआ क्या है, वो चीन जो था वो तो भैया बाहर का है, चाइना का है। सरकार ने बोला ऐसे व्यक्ति के साथ व्यापार नहीं कर सकते। इसका मतलब ना चाहते हुए भी आपको अपनी फर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दो ही पार्टनर थे, एक वो चीन चाची और दूसरा आप खुद। तो वो चाइनीज तो जाएगा क्योंकि उसके देश के साथ वॉर छिड़ा हुआ है अपना। तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि वो अनलॉफुल हो जाता है बिजनेस के लिए कि वो आगे बिजनेस को कंटिन्यू करे, ठीक है। कुछ ऐसी कंटिंजेंसी हो गई है, कुछ ऐसी कंटिंजेंसी हो गई है कि जिसकी वजह से फर्म को हमको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमने फर्म को बनाया था, लेट्स से 5 साल के लिए, टाइम पीरियड खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। सेकंड होता है अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए इकट्ठा हुए थे, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग कोई हाईवे बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे 2-3 पार्टनर मिलकर, लेकिन वो हाईवे बन गया, हमारा काम खत्म, हम हमारे रास्ते, पार्टनरशिप खत्म हो गया। या फिर किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारे हो गए कोई पार्टनर, तो जाइए भैया भगवान को प्यारे हो गए तब ऊपर से आके पार्टनरशिप तो करने से रहे, तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद ही करना पड़ेगा और क्या। या फिर किसी को इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित कर दिया गया है हमारी प्यारी गवर्नमेंट, सॉरी कोर्ट के द्वारा, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अगर फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब इच्छा, अगर कोई इच्छा के तौर पे पार्टनरशिप को बनाया गया था कि भैया जब भी हमारा मन करेगा हम पार्टनरशिप बंद कर सकते हैं, ऐसा बोला गया था, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करोगे, बोले सर ऐसे केस में सारे पार्टनर एक दूसरे को नोटिस दे देंगे, आज से हमारी इच्छा नहीं है इस पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू करने के लिए, खत्म, टाटा बाय बाय, और क्या। क्लियर है बात को, समझे। डिसोल्यूशन अब आता है भैया, यहां तक तो थे वो स्वैच्छिक, अब यहां पे आएगा हमारा क्या नाम है, कोर्ट, हमारा प्यारा न्यायालय बीच में आएगा, बोलेगा भैया तुम ये कारनामे कर रहे हो क्या, बोले कोर्ट बोलेगा बंद कर दो। कौन से कारनामे, आइए देखते हैं। जब कोई पार्टनर पागल हो चुके हैं, या तो कोई या सारे पागल हो गए, पागल हो गए तो यार फर्म अब कैसे चलेगा, खुद ही सोच लो। अब पागल हो गए हैं तो कैसे चलेगा धंधा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो इसका मतलब बंद कर दो। या फिर फॉर एग्जांपल पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, उसकी टांग टूट गई है, उसके हाथ टूट गए, वो फॉर एग्जांपल बेचारा ब्लाइंड हो चुका है और डेफ हो चुका है, मतलब उसकी कोई ना कोई ऐसी चीज इनकैपेबल हो चुकी है जिसकी वजह से फर्म को हो सकता है नुकसान। ऐसे केसेस में क्या होता है, कोर्ट बोल देती भैया बंद कर दो यार, ऐसे मत करो तुम। सी नंबर केस में है कि भैया कोई पार्टनर के मिसकंडक्ट, कोई पार्टनर ने मिसकंडक्ट किया। मिसकंडक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल उसने गबन किया, गबन मतलब फॉर एग्जांपल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। फॉर एग्जांपल उसने किसी लड़की को छेड़ दिया, ठीक है, अब किसी लड़की को छेड़ दिया, कोर्ट ने लेके उसके ऊपर वो बोल दिया बोले ये आदमी दोषी है। ऐसे केसेस में वो मिसकंडक्ट करा उसने, जिसकी वजह से नुकसान किसको हो रहा है, फर्म को हो रहा है, गुडविल का। अरे भाई ऐसे कारनामे करोगे तो सरकार तो बोलेगा ही, कोर्ट तो बोलेगा ही, बोले बंद करो यार, तुम्हारा क्या, तुम आगे किसी और को छेड़ दोगे, तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा, बंद हो जाएगा हमारा फर्म। When a partner persistently commits breach of partnership agreement, अब तुम लोगों ने जब पार्टनरशिप किया होगा तब तुम लोगों ने कोई एग्रीमेंट बनाया होगा, अब वो पार्टनर इतना बेकार है, इतना बेकार है कि भाई वो बार बार जानबूझकर वो एग्रीमेंट को तोड़ता है, तो ऐसे केसेस में क्या है यार, ये आदमी बेकार आदमी, एक नंबर का
बंद करो, तो कोर्ट बोलेगा बंद करो। या फिर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उस पार्टनर ने अपना सारा जो इंटरेस्ट था, मतलब उसका जो भी हिस्सा था, वो किसी और को दे दिया है विदाउट आस्किंग, विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। ऐसे केसेस में जो रिमेनिंग पार्टनर है वो जाएंगे कोर्ट के पास और बोलेंगे सर इसने बिना पूछे अपना जो इंटरेस्ट था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, हिस्सा था, जो भी था, वो किसी और को दे दिया, जो हमें वो इंसान पसंद नहीं है, आप एक काम करो हमको बंद कर दो। तो ऐसे केसेस में जो रिमेनिंग पार्टनर से वो जाते हैं कोर्ट के पास, और कोर्ट ऐसे केसेस में क्या करता है बेटा, बंद कर देता है फर्म को। ठीक है। When the business of the firm cannot be carried on except at a loss, कंटिन्यूसली लॉसेस ही लॉसेस करे जा रहे हो, कंटिन्यूसली लॉसेस ही लॉसेस करे जा रहे हो। अरे भाई तुम लॉस कर रहे हो तो कब तक चलोगे, सीधी गणित है कि नहीं? तो फिर कोर्ट बोल देता है भैया बंद करो। और लास्ट है जिसका नाम है जस्ट एंड इक्विटेबल कॉज। जस्ट एंड इक्विटेबल कॉज, इसका मतलब होता है कोर्ट को लगता है भैया ये लोग जो धंधे कर रहे हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और इस फर्म को बंद करना ही अच्छा है। अब ऐसा कोई भी ग्राउंड हो सकता है जिसके वजह से कोर्ट ऑर्डर दे सकती है भैया बंद कर दो यार तुम, तो समझे बात को। तो टोटल मिला के 7 पॉइंट्स आर देयर जिसमें कोर्ट क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है कि भैया बंद कर दो। बाई चांस अगर थियरी का क्वेश्चन आएगा तो शायद ये आ सकता है कि व्हेन अ कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो तुमको ये 7 पॉइंट याद होने चाहिए। सबसे पहला पगला गया है, दूसरा इनकैपेबल है, तो पहले याद रखो इनकैपेबल पागल, इनकैपेबल पागल, इनकैपेबल पागल। तीसरा छेड़ता है मिसकंडक्ट, तीसरा छेड़ता है मिसकंडक्ट। चौथा एक नंबर का निर्लज्ज आदमी, बेकार आदमी, बार बार परसिस्टेंटली कमिट करता है ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पागल है, इनकैपेबल है, ठीक है, छेड़ता है, और क्या है, पागल है, इनकैपेबल है, छेड़ता है, मिसकंडक्ट करता है, और बार बार परसिस्टेंटली अपनी मर्यादाएं तोड़ता है, या फिर किसी और को अपना इंटरेस्ट किसी और को दे देता है। ऐसे याद करो पॉइंट को बार बार रिपीट कर करके। आप कंटिन्यूसली लॉसेस करे जा रहे हो, ठीक है, आप कंटिन्यूसली लॉसेस करे जा रहे हो। तो इसको याद करने का मैं समझाता हूँ आपको कैसे आप शॉर्ट एंड स्वीट में लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप इनकेपेबल होने की वजह से पागल हो गए, ठीक है, आपने किसी को छेड़ा, आप इनकेपेबल हो गए, हाँ ये बढ़िया है, आपने किसी को छेड़ा, लोगों ने आपकी टांगे तोड़ दी, ठीक है, आप पागल हो गए, पागल होने की वजह से आपका लॉस होने लग गया, लॉस हो रहा है इसलिए आप लोग क्या है, अपना इंटरेस्ट किसी और को देना चाहते हो, ठीक है। पहला क्या, आपने किसी को छेड़ा, उन लोगों ने आपकी टांगे तोड़ दी, ठीक है, उसके बाद आप पागल हो गए, पागल होने की वजह से लॉस हो रहा है क्योंकि आप कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली बार बार अपने चीजों को वो ब्रीच कर रहे हो, अपनी ड्यूटीज को, एग्रीमेंट को। और क्या, और क्या, और क्या सर, आप अपना इंटरेस्ट किसी और के अंदर रखते हो, इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर देते हो। ऐसे याद कर लेने का, कोई भी बढ़िया से टैगलाइन बना के, क्या है उसमें। आइए अगला आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दिया हुआ है। जनरली पार्टनरशिप का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की पार्टनरशिप जो है, हिस्सेदारी है, साझेदारी जो है वो डिसॉल्व होती है, उसकी बदले में नई साझेदारी बन जाती है। तो यहाँ पे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बिजनेस ही खत्म हो जाता है फर्म में। तो फर्म मतलब खत्म, धंधा, टाटा बाय बाय, ठीक है। एसेट्स यहाँ पे रिवैल्यू होगी, नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी, इसमें तो एसेट्स ही बंद हो जाएगी, बेच दी जाएगी। कोर्ट इसके बीच में नहीं आता है, कोर्ट आ सकता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो होते हैं वो रहते हैं, मतलब उनके बीच में रिश्ते रहते हैं, लेकिन नए पार्टनर्स के बीच में रहते हैं। इसमें तो सब खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसमें बुक्स को क्लोज नहीं किया जाता है, बिजनेस को क्लोज नहीं किया जाता, इसमें बिजनेस को, बुक्स को, सबको क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक थियरी जो थी वो समझ आ गई है। अब आती है अगली मेन थियरी, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की। अगर अपन बात करें, ये 1 घंटे का वीडियो होने वाला है करीबन, उस 1 घंटे के अंदर मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको बाकी और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इसमें मैं आपकी थ्योरी कवर कर लूंगा, मैं आपके मेन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं सारे कवर कर दूंगा। इनको आप बाद में चाहो तो 2x पे भी देख सकते हो वीडियोस को, कहाँ पर, यूट्यूब पर। क्लियर है? चलिए आते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की। अगर अपन बात करें, सेक्शन 48 ऐसे केसेस में लग जाता है और ऐसा बोला जाता है कि जब भी लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस को आप कैसे ट्रीट करोगे। तो उन्होंने बोला है लॉसेस कभी भी होंगे तो सबसे पहले अगर आपके पास्ट के कोई प्रॉफिट पड़े हुए हैं
उसमें से उसको सेट ऑफ कर लेना। सेकंड, प्रॉफिट खत्म हो गया तो अपनी कैपिटल से सेट ऑफ करेंगे पार्टनर। और लास्ट में अगर कैपिटल भी खत्म हो चुकी है और लॉसेस अभी भी पड़े हुए हैं तो फिर पार्टनर अपने घर बार गाड़ी बंगला बेचकर लोगों का पैसा चुकाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक तरह से क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला है। क्लियर है? सबसे पहले अगर लॉस हो रहा है, अच्छा यहाँ पे लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, डेफिशिएंसी का मतलब माइनस में अगर कैपिटल है तो आप सबसे पहले उसको चुकाओगे प्रॉफिट से, सेट ऑफ करेंगे। अभी भी लॉसेस ज्यादा है तो उनकी जो कैपिटल बची हुई उससे आप सेट ऑफ करेंगे, और अभी भी लॉसेस ज्यादा है तो फिर वो अपने घर बार गाड़ी बंगला बेचकर सब कुछ लेकर आएंगे। कहानी को समझ रहे हो? ठीक है, चले आगे आ जाओ। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। अब आती है कहानी कि जब भी आप डिसॉल्व करोगे इसका मतलब आप एसेट्स को बेचोगे, तो वो जो एसेट्स का जो पैसा आता है उसको क्या करोगे, उसका क्या सीक्वेंस रहेगा कि किसको सबसे पहले पैसा चुकाया जाएगा, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप उस पैसे से, अरे क्या हो गया रे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बोले सबसे पहले हम लोग उससे डेट्स चुकाएंगे, थर्ड पार्टीज के जो भी हमारी जो क्रेडिटर्स है उनके डेट्स को हम लोग चुकाएंगे। कहानी को समझ रहे हो? सेकंड, ये सीक्वेंस है, याद रखना, जैसा दिया वैसा याद रखना। नंबर 1 पे डेट्स चुकाएंगे, नंबर 2 पे इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांस इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल। इन शॉर्ट पार्टनर का लोन चुकाएंगे रे, और क्या। पहले थर्ड पार्टी को चुकाओ, फिर पार्टनर लोगों का, अगर पार्टनर्स लोगों ने फर्म को कोई प्रकार का लोन अगर दिया है तो वो चुकाएंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? चलो थर्ड नंबर समझे क्या, इन पेइंग टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब इन शॉर्ट कैपिटल चुकाएंगे। और लास्ट अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है तो आपस में बांट लिया जाएगा। आइए समझते हैं वापस एक और बार। जो भी अगर हमारे पास पैसा है उसको हम लोग एसेट्स का जो पैसा आया है सबसे पहले उसको कैसे, सबसे पहले याद रखो डेट्स, आउटसाइड डेट्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे आएगा पार्टनर लोगों का लोन, याद रखो जैसा दिया हुआ है वैसा ही याद रखना। कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दिया हुआ है। थर्ड, पार्टनर का कैपिटल चुकाएंगे, और लास्ट में कुछ बच गया तो पार्टनर्स उसको पीएसआर में आपस में बांट लेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है इसके अंदर? उम्मीद करता हूं आपको कोई भी प्रकार का डाउट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आगे की कहानी को समझते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब ये समझ लो कि एग्जाम में इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको समझ के रखना चाहिए सो दैट कहीं पे काम आ जाए तो ठीक है। अब प्राइवेट डेट से और फर्म के डेट, प्राइवेट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फर्म के लॉसेस इतने ज्यादा हो गए कि पार्टनर लोगों को अपना घर गाड़ी बंगला बेचकर भी फर्म के डेट्स को चुकाना पड़ेगा। अब प्राइवेट डेट्स मतलब पार्टनर के खुद के पर्सनल कुछ उधारियां है, लायबिलिटीज है। तो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को एकदम, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म shall be applied first in the payment of the debts of the firm, then the surplus shall be divided among the partner as per the claims and can be utilized for the payment of their private liabilities। मतलब फर्म के पास सफिशिएंट असेट्स है, उसने अपने डेट सारे चुका दिए, उसके बावजूद भी फर्म की असेट्स से कुछ पैसा आ रहा है, वो पैसा पार्टनर्स लोगों को बांट दिया जाएगा उनके पीएसआर में, और उस पैसे से वो लोग अपनी प्राइवेट लाइबिलिटीज को चुका देंगे। ये तो रही नॉर्मल कहानी। सेकंड वाली कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, कई बार पार्टनर की खुद की प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, तो जब पार्टनर की खुद की प्रॉपर्टी हो सबसे पहले क्या करेगा, अपने खुद के पर्सनल डेट्स को पहले चुकाएगा। पार्टनर की जो भी प्रॉपर्टीज है उससे सबसे पहले उसके पर्सनल डेट्स को चुकाया जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, मतलब पार्टनर के पास एसेट पर्सनल 1 करोड़ की है, पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी 60 लाख की थी, मतलब 40 लाख बच गया, वो 40 लाख फर्म को दिया जाएगा और फर्म के डेट्स को चुकाया जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई कहानी में डाउट नहीं होना चाहिए। चले आगे। ओके, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब पार्टनर की खुद की है, उसके बीवी बच्चों की नहीं आती, ध्यान रखना। अच्छा, वो बोलता है अगर फॉर एग्जाम्पल असेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट एडिक्वेट इनफ टू पे द फर्म लायबिलिटी, द पार्टनर हैव टू कंट्रीब्यूट आउट ऑफ देयर नेट प्राइवेट एसेट्स। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, ये क्या बोलेगा। अब आता है सबसे मेन पार्ट, पूरे डिसोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आईएमपी। आईएमपी पूरा डिसोल्यूशन इस एक अकाउंट के ऊपर टिका हुआ है। पिछले चैप्टर से अगर आपकी बात करें, पिछले चैप्टर में आपने जो जो मेन चीजें पढ़ी थी,
वो होता है गुडविल, ठीक है, वो होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो होता है रिवेल्यूएशन, वहां पर था बैलेंस शीट, सब कुछ। यहाँ पर डिसोल्यूशन है। इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि तुमको क्या बताऊं, सिर्फ एक अकाउंट बनाने का, मस्त एकदम रियलाइजेशन अकाउंट, खत्म, टाटा बाय बाय। सिर्फ एक अकाउंट बनाओ और आपका सब मजा। पिछले वाले जो बेटा चैप्टर्स थे ना रिटायरमेंट एडमिशन में, तीन तीन चार चार अकाउंट बनाने पड़ते थे। इसमें एक अकाउंट बनाओ, रिलेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म, कुछ भी नहीं। ज्यादा जोर पड़े तो कैश अकाउंट बना देना, खत्म। ठीक है, अब आते हैं रिलेशन अकाउंट को समझते हैं। क्लियर है? आइए रिलेशन अकाउंट को समझे। आज तक असेट्स तुमको बैलेंस शीट में कहां पे दिख रही थी? ये रही बैलेंस शीट, दिख रही है तुमको? दिख रही है, ओके। यहाँ पे एसेट लिखते थे अपन इस साइड में, और यहाँ पे लिखते थे अपन लायबिलिटी, ठीक है। तो ये एसेट इस साइड में दिखती थी, दिख रही थी, दिख रही है, ये देखो सारी उठ के इधर आ गई, जो इधर की थी वो इधर आ गई, सब उठ कर, ठीक है। सारी की सारी एसेट्स अपने पास आ चुकी है, सारी की सारी एसेट्स अपने पास क्या हो गई है? आ गई है। तो सबसे पहले आप असेट्स को ट्रांसफर करोगे, तो एंट्री आज तक असेट क्या थी? डेबिट थी। अभी दुनिया से जा रही है, जा रही है, जा रही है। जाने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आज तक वो क्या थी? डेबिट। अभी जा रही है दुनिया से, तो क्रेडिट करना पड़ेगा असेट को। तो सामने कौन डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। आई रिपीट वंस अगेन, ध्यान से सुनिएगा। असेट आज तक थी डेबिट, अब दुनिया से जाने का वक्त आ गया। क्यों? क्योंकि फर्म ही बंद हो रही है। फर्म बंद हो रही है तो बेचारी एसेट को क्रेडिट होना पड़ेगा। सामने कौन डेबिट होगा? बोले रियलाइजेशन अकाउंट होगा ना सर। तो इसलिए एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू ये। तो सबसे पहला जो आपका रियलाइजेशन डिसोल्यूशन में काम होगा वो होगा आपका साफ सफाई। सबसे पहला काम आपका है साफ सफाई। तो साफ सफाई कैसे करेंगे? एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। ध्यान से समझना, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। यहाँ पे कैश एंड बैंक ट्रांसफर नहीं करूंगा, क्योंकि कैश एंड बैंक का प्रॉपर एक अकाउंट बनाना पड़ता है अलग से, ठीक है। वैसे ही लाइबिलिटी सारी इधर थी बेचारी, उठ कर इधर आ जाएगी, धाड़ 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 धाड़, खत्म। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तक जितनी भी है वो सारी लाइबिलिटीज इधर आ जाएगी, ठीक है। मतलब पहला काम आपका जो रहेगा, बैलेंस शीट की साफ सफाई कर दो। साफ सफाई सबसे पहला काम क्या रहेगा? बैलेंस शीट की साफ सफाई, इधर 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 इधर, ठीक है। अब अगला आपका काम रहेगा, भैया लाइबिलिटीज उनको चुकाना पड़ेगा ना यार, जो लाइबिलिटीज उनको चुकाना पड़ेगा। तो चुकाएंगे तो क्या? अरे कैश जा रहा है ना सर, रियलाइजेशन टू कैश करने का, क्या बोल रहे हो इतना? रियलाइजेशन टू कैश, खत्म। तो ये रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी लाइबिलिटी को चुकाना है, खत्म। कोई भी अचानक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई, अरे खत्म ना, रिलेशन टू वन कैश, अचानक लाइबिलिटी आ गई, दे देने का, चुका के खत्म करने का। ये वाला कैसे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा है? अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पार्टनर इतने अच्छे बेचारे, बोले एक काम करो, ये सर हमको दे दो, हम लेके जा रहे घर पे। अरे तो ठीक है, ले जा, तेरे को कम देंगे आगे जाके, तेरे खुद का जो अमाउंट बनेगा उसमें कम देंगे, तो इसलिए पार्टनर को डेबिट कर दो। पार्टनर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे ये क्या है? ये क्या है? पार्टनर लाइबिलिटी लेके चला गया, ये पार्टनर लाइबिलिटी, एसेट नहीं, पार्टनर लाइबिलिटी लेके चला गया। अरे भाई पार्टनर लाइबिलिटी लेके चला गया, मतलब अपन को तो पार्टनर को चुकाना पड़ेगा ना। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, ये जो भी है, लास्ट में जो प्रॉफिट बचे पार्टनर में बांट देना। ये वाला उल्टा समझना, पार्टनर एसेट लेके चला गया, पार्टनर एसेट लेके चला गया, एसेट लेके चला गया, इसका मतलब अपन को पार्टनर को कम चुकाना पड़ेगा। बोले डेबिट करो, पार्टनर को डेबिट करो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ पे समझते आ जाओ। देखो, जब भी पार्टनर का बैलेंस अपन को बढ़ाना है, क्या बोला मैंने? पार्टनर का बैलेंस अगर अपन को बढ़ाना है, क्या करना है? बढ़ाना है, तब उसको वेट करने का रे। जब भी पार्टनर का बैलेंस अपन को घटाना है, तो उसको क्या करने का? डेबिट करने का। कहानी खत्म, खत्म। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे जब उसका बैलेंस को कम करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जब उसको बढ़ाना है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़े क्या? ओके। ये मस्त, ये जो अकाउंट है ना, ये 2-3 बार पढ़ लेने का, मस्त है ना, बहुत मजेदार अकाउंट है। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1, सबसे पहला क्या काम है? बैलेंस शीट की साफ सफाई। ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये रिजर्व है, ये तो पार्टनर का काम है रे। पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाओ उसको, चलो उठो,
पार्टनर्स कैपिटल में जाओ, जाओ जाओ, इधर मत रहो तुम। ये कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगा सर, इधर नहीं आएगा। स्टॉक, अरे सर होगा 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 होगा। तो सबसे पहले एसेट तुमको दिख रही है, रिलेशन में इधर ट्रांसफर कर दो, लाइबिलिटी को इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, डेटर रियलाइज डेट है डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर लोग में से 5% डिस्काउंट पर उन्होंने पैसा दिया था, 21,500 में से 5% घटा तो बाकी का पैसा आ गया, तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रिलेशन में क्रेडिट साइड में लिख देने का, ठीक है। स्टॉक का 7,000 ही आया, अभी 7,000 आया तो आया, अपने क्या है, अपने पैसा आया ना, तो कैश टू रियलाइजेशन। स्टॉक मत लिख के आ जाना, क्योंकि स्टॉक को तुम ऑलरेडी खत्म कर चुके हो, क्रेडिट करके स्टॉक खत्म हो चुका है, रियलाइजेशन तो स्टॉक करके। तो अब आपकी जो एंट्री रहेगी कैश टू रियलाइजेशन की रहेगी, ठीक है। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 1500, कभी भी याद रखो एक्सपेंसेस है मतलब क्या, नुकसान है, डेबिट मारो, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, ठीक है। फिक्स एसेट का बैलेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स को चुका दिया चुका दिया चुका दिया मतलब कैश जा रहा है टू कैश, सामने कौन, रियलाइजेशन, खत्म हो गया, ले हो गया। आनंद में जो प्रॉफिट हो बांट देना, किन में, बच्चों में, कौन से बच्चे, सुप्रिया जी और मोनिका जी। क्लियर है बात को, समझ रहे हो। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, हाउ यू विल आइडेंटिफाई, जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में तो आपको पता चल जाता है कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि अंत में आप बैलेंस शीट को टैली करते थे, तो उसमें तो पता चल जाएगा कि बैलेंस शीट टैली हो गया मतलब आंसर राइट है। इसमें कैसे पता चलेगा, अरे बॉस इसमें पता चलेगा, मैं बताता हूँ, देख कैसे पता चलेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये अमाउंट आएगा एक, जब कैश इसका रोल करना, जब कैश अकाउंट बनाओगे तो यही टोटल सामने की साइड में आएगा, कैश में भी ये सेम टोटल सामने की साइड आएगा, कैश में भी इधर टैली हो गया। अगर ये दोनों सेम आ रहा है इसका मतलब तुम्हारा आंसर राइट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे तब समझेंगे ना अपन। अब ये पूरी रामायण सुनाएगा तुमको कि एसेट को ऐसे ट्रांसफर करने का, ये करने का, वो करने का, सुनने का नहीं रामायण को। ये थोड़ा सा काम की चीज है, आइए इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। फॉर पेमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। कुछ एक्सपेंसेस क्योंकि रिलेशन कर रहे हैं तो सीधी बात है, धंधा बंद करेंगे तो किसी न किसी लॉयर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा, जो अपनी सारी असेट्स को बेचेगा, लाइबिलिटीज वालों को चुकाएगा, सेटलमेंट करवाएगा, तो बदले में वो कुछ फीस लेगा। और बेचना इतना आसान नहीं होता, बेचने के लिए पैसा लगता है, तो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म को करने पड़ते हैं बंद करने के लिए। अब तुम क्या करो, फर्म खुद चुका रहा है, अरे तो खत्म करना है, रिलेशन टू बैंक कर, खत्म। जब फर्म खुद चुका रहा है तो रिलेशन टू बैंक कर। कई बार क्या होता है, रिलेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ऑन बिहाफ मतलब चुकाया पार्टनर ने है, ठीक है, किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ, मतलब हमको तो आज नहीं तो कल फर्म को चुकाना, पार्टनर को चुकाना पड़ेगा। अगर हम खुद चुका दे तो हम एंट्री करते रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन कौन चुकाया, पार्टनर चुकाया, तो हम एंट्री करें रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये बी नंबर केस हुआ। सी नंबर केस को ध्यान से समझना, जब कोई पार्टनर बोलता है अरे भैया टेंशन मत लो, मैं भुगतूंगा पूरा रिलेशन एक्सपेंसेस, भुगतने दो, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं भुगतता, वो बोलता है बोले बदले में मैं कुछ लूंगा, बदले में मैं इसके बदले में कुछ पैसा लूंगा, अरे ले ले भाई तू ले ले यार, एक काम कर तू पैसा ले ले, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कर देना, ठीक है। अगर वो बोलता है मैं चुका दूंगा सारा, तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर वो चुकाता फिरेगा, पार्टनर अपने आप, अपन को उसे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। समझाता हूँ, देखो इसमें दो पार्ट है। इफ पेमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस मेड बाय द फर्म, किसने किया, किसने किया, गारंटी किसने दी, मैं करूंगा, चुकाया किसने, फर्म ने चुकाया, तो बैंक और पार्टनर्स कैपिटल प्राइवेट, क्योंकि फर्म इससे लेगा पैसा, या इंश्योरेंस को देगा कम आगे जाके, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक कर दिया, समझ रहे हो बात क्या। अगर पार्टनर बोलता है मैं खुद बार के बार चुका दूंगा, अरे तो बार के बार चुका देगा तो फर्म में एंट्री क्यों करे उसकी, जब तुम बार के बार चुका दोगे तो हम फर्म में एंट्री क्यों करें इसकी, समझ लो कहानी को, इतना ही, अरे कुछ है नहीं इसके अंदर। जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ना तो ज्यादा अच्छे समझोगे। पार्टनर कभी भी कोई भी काम फोकट में नहीं करता, बदले में क्या लेता है, पैसा लेता है, पैसा लेगा, देख रेम्यूनरेशन लिया ना उसने, तुम्हारे लिए तो खर्चा है, खर्चा बोले तो डेबिट, रिलेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। जब अचानक कोई अनरिकॉर्डेड असेट आ जाए, अरे भैया 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 असेट आ गई है, फायदा है कि नुकसान है, चलो तुम खुद बताओ, असेट आ गई, अचानक आ गई, अरे फायदा ही है ना रे, फायदा ही है,
तो क्या पैसा आएगा ही, बैंक अकाउंट डेबिट तो रियलाइजेशन, फायदा है रियलाइजेशन को क्रेडिट करो, नुकसान है रियलाइजेशन को डेबिट करो, सिंपल है ना, सिंपल। लायबिलिटी को चुकाना है, अरे चुकाना है, लायबिलिटी को चुकाना है, अरे नुकसान है, खत्म बात, रियलाइजेशन को डेबिट करो, हो गया ना। प्रॉफिट ट्रांसफर कर लोगे तुमको पता है, ठीक है। लोन बाय अ फर्म टू द पार्टनर, सेटलमेंट ऑफ लोन बाय अ फर्म टू द पार्टनर, हमने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर वापस तुमको चुकाएगा, तो बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर। आज तक लोन जो हमने दिया था वो असेट था, अभी लोन की कोई जरूरत नहीं है तो वो असेट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। बाकी जनरल रिजर्व आपको पता है पहले से ही बांटना रहता है अपन को, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल डेबिट बैलेंस, ठीक है, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ, ये सब जो पहले सिखाया था पिछले चैप्टर में वही है। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो मेरा पहला वाला वीडियो एक बार, जस्ट रिटायरमेंट वाला वीडियो एक बार देख लो, सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। बढ़ू आगे, चलो सम ही करते हैं अपन तो बढ़िया सा एकदम। देखो ये मेरे को सम थोड़ा लग रहा है थोड़ा ठीक, आइए देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को देखेंगे, सीता, रीता और मीता। सीता, रीता और मीता तीन पार्टनर है, बच्चों का रेशियो 2:1 का। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, क्रेडिटर रिलेशन में जाएगा, सीता मीता ये मीता जो भी है ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा पूरा, ठीक है। कैश के लिए कैश का अकाउंट अलग से बनेगा, स्टॉक पार्टनर्स रिलेशन, फर्नीचर रिलेशन, डेटर रियलाइजेशन, प्लांट एंड मशीन रिलेशन। तो ये पूरा का पूरा देखो यहाँ से उठ के ये आ गया इधर, देखो आ गया सारा हो बहू, वैसे ही क्रिएटर उठ के इधर आ जाएगा, ये आ गया, देखो इधर आ गया, है ना। अब आगे की कहानी को समझो। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द बिजनेस, द फॉलोइंग अमाउंट्स वर रियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब पैसा आया, पैसा आया, कैश टू रिलेशन। देखो ये एक आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, तो सबका यहाँ पे बैंक लिखने का बढ़िया से देखो, बैंक लिखा इन्होंने और फिर सबका नाम लिख के अमाउंट लिख दिया, ठक 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 ठक। जो बैंक में जो पैसा आता है वो अपन इधर लिखने का, ठीक है। सीता ने बोला है एग्रीड टू बियर ऑल रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। अरे रे 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 रुक 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 रुक। सीता एग्रीड टू बियर ऑल रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म एक्सपेंसेस फॉर द सर्विस सीता इज पेड। सीता जी को हमने 60 रुपए दिए, हमारी जेब से तो नुकसान है, तो रिलेशन डेबिट मारो, और कौन, सीता जी, और क्या, ठीक है। हमारी जेब से डेबिट मारो और सीता जी, और क्या, तो लिखो इधर सीता जी, सीता कैपिटल, रिलेशन डेबिट टू सीता। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रिलेशन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 450। ये थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट करना किसको था, सीता जी को करना था, करा किसने, पेमेंट करना किसको था, सीता को करना था ना, क्योंकि उसने बोला मैं बियर करूंगी पूरा एक्सपेंसेस। पेमेंट करा किसने, 450। बोले सर ये तो फर्म ने किया, इसका मतलब फर्म के जेब से रोकड़ा गया, तो टू लिखो, टू बैंक 450, और हम लोग सीता जी को उसके कैपिटल में से कम देंगे, तो हम सीता जी को क्या करेंगे, डेबिट मार देंगे, और क्या, सीता अकाउंट को डेबिट मार दिया, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। समझे बात को, क्योंकि हमको सीता को कम पैसा देना है, हम पैसा कम देंगे, हम एंट्री कर देंगे सीता टू बैंक। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा कहीं पे भी तुमको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को वापस क्या करना, रिवाइंड करना, गारंटी 1-2 बार सुनोगे ना तो समझ आ ही जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक हो गया। क्रिएटर को 2% लेस दिया, क्रिएटर को क्या किया है बेटा, 2% लेस दिया, 2% लेस दिया, 2% लेस दिया, देख कितने का क्रिएटर, 2000, 2% माइनस कर दे, 1940। पेमेंट जा रहा है, जा रियलाइज टू बैंक 1960, 40 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। हाँ रिकॉर्ड एसेट आ गई, जो कौन लेके, रीता लेके गई, अचानक रीता लेके चलेगी, अरे रीता लेके चलेगी, रीता लेके चलेगी, अनरिकॉर्ड एसेट, फायदा की नुकसान, एसेट आया है, फायदा है, रिलेशन में ट्रेड मारो, एंट्री विल बी रीता अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रीता अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। कारण सर आपने रीता को क्यों डेबिट करा, अरे रीता लेके गई ना रे, रीता इज द रिसीवर, तो रीता टू रियलाइज, सिंपल है, बस टोटल कर देने का, प्रॉफिट आ जाएगा, बांट लेना 2:1 में, हो गया कहानी खत्म, बहुत सिंपल। ये बैलेंस लिखा ठाक ठाक ठाक, रिजर्व फंड ठाक ठाक ठाक, प्रॉफिट ठाक ठाक ठाक। ये सीता का अपन ने नहीं किया था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीता, ये हुआ है। यहाँ पे मैंने बोला था सीता जी चुकाया किसने, फर्म ने चुकाया है, तो सीता जी को कम कर देंगे, तो अपन एंट्री कर दी, अपन एंट्री कर दी, सीता जी टू बैंक। सर ये क्या, ये क्या, ये क्या, अरे बोला ना रे वो रीता कुछ
रीता को कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट मिला था, तो अपन एंट्री नहीं करा था, रीता अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बस ये वही एंट्री है। मैंने जो बोला था ध्यान से सुनना। आपको कैसे पता चलेगा आपका आंसर राइट है? ये तीन जो अमाउंट्स है ना, ये फाइनल जब सेटलमेंट करोगे तीन अमाउंट आएगा यहाँ पर। दिस इज योर एक्चुअल आंसर, दिस इज योर एक्चुअल आंसर। हाउ यू विल सी कि वेदर माय आंसर इज राइट और रॉन्ग, यू विल सी बाय टेलिंग दिस अमाउंट इन द बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पर, जो भी खर्चे वर्चे जो हुए हैं वो सब इधर लिख देना, जो भी पैसा आया वो इधर लिख देना, बाकी का बैलेंस बचेगा जो पार्टनर्स लेके जाएंगे अपने घर पे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दमदार क्वेश्चन है नहीं, सब दिया हुआ है पूरा, एक बार खुद पढ़ोगे तो आ जाएगा, कुछ इसमें दम नहीं है। मैं देख रहा हूँ कुछ रखा क्वेश्चन आएगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा लग रहा है। चलो आओ समझते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। नैना अरुषि पार्टनर है, इक्वली है शेयर, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल रिलेशन, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा इसका। इसका करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है और इसका करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मतलब सारे जो इफेक्ट्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? करंट अकाउंट के अंदर होंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 15,000 का दिया, पार्टनर में बांट देना करंट अकाउंट के अंदर। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा? सीधी गणित है भैया, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब लायबिलिटी इसका मतलब कहाँ जाएगा? रिलेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो ये नहीं होगा, इसका अलग से अकाउंट बनाया जाएगा। ट्रांसफर 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 रिलेशन के अंदर। आओ चलो इसको समझते हैं। नैना जी 50% स्टॉक लेके गई 10% लेस पे ऑन इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। आइए समझते हैं कितने का स्टॉक है? 35,000 का स्टॉक है। इसके दो भाग कर दो, 17,500 17,500। ये नैना जी लेके गई थी 10% लेस, मतलब इसमें 1750 अपन और माइनस करेंगे 10% लेस के हिसाब से, क्योंकि उतने में लेके गई थी, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें से 2000 माइनस कर दो, 2000 बोले तो 15,500 में 250 वापस ऐड बैक कर दो, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा 15,750 रुपये। ये इतने के स्टॉक जो है वो कौन लेके गई? नैना जी। अब नैना जी लेके गए, नैना जी रिसीवर, नैना अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, देखो यहाँ पे दिखेगा नैना टू रियलाइजेशन आएगा इधर, ये आगे देखो आ गया 15,750। सिंपल है, मैं बोला ना क्या। सबसे पहले तो साफ सफाई, ये हो गई साफ सफाई, यहाँ पे भी साफ सफाई, यहाँ तक साफ सफाई है। यहाँ पे जो जो पैसा आया वो लिख दिया, यहाँ पे जो जो पैसा गया वो लिख दिया, कहानी खत्म है। कुछ दमदार क्वेश्चन थोड़ी है, चलो देख लेते तो भी कुछ है क्या। एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15%। रिमेनिंग कितना है? 17,500 है, इसमें 15%, 1750, ठीक है। अब तुमको क्या करना है? अब इसको 15% करना है रेट से, तो 10% तो अपन ने कर लिया, 5% और करना पड़ेगा। तो 5% आप करोगे कैसे? सिंपल है, 1750 10% है, 5% इसका आधा होगा, सीधी सी गणित है। तो इसका आधा कर दो, सीधा का सीधा क्या कर दो? इसका आधा कर दो, ठीक है। तो ये आधा जो है वो आपका अमाउंट हो जाएगा 875 रुपीज। दोनों का टोटल कर दो, ये हो गया 15%, ठीक है। 1750 प्लस 875 रुपये, इन शॉर्ट ये हो गया 5, ये हो गया 2, 8 8 16 और ये हो गया 25। 1625 आपके लिए गेन है, मतलब 17,500 में 1625 का आपका गेन है। आपने बेचा है तो आपके पास पैसा आएगा, तो आप क्या करो? ऐड बैक कर दो, कहानी खत्म करो। और क्या ये क्या कर रहा है? 2625 होगा ना रे, 1625 क्या कर रहा है? 2625 है, अवनव को समझो, ठीक है। 17,500 प्लस पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 17,500 में ही करा, ये आ गया 20,125, ठीक है। समझ रहे हो कहानी को? समझ रहे हो? 20,125 आएगा, इसको डबल कर लेना, 20,125 आएगा। फिर फर्नीचर का पैसा आया इतना, इतना आया, ये तो दिया भाई है, कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो बेचा अपन, अरे भाई फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, अनरिकॉर्डेड है, पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डेटर्स का 90% ही आया, तो डेटर देखो कितने के बेटा, डेटर कितने के चेक करो, 25,000 का 90%, बोले तो 22,500 है डेटर का। तो एंट्री विल भी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 22,500, 1,200 रुपये के बेडेट हो गए, ठीक है। एंड 1,200 वर रिकवर, अरे रिकवर्ड है, फायदा फायदा फायदा, पैसा आ रहा है। जो पिछले साल अपन ने बेडेट को मान लिया था, वो इस साल उन्होंने 1,200 रुपये देके गए, तो ये अपने लिए फायदा है, तो अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,200 रुपये। और एक आउटस्टैंडिंग बिल आया था अचानक जो अपन को पे करना पड़ा 2,000, ये नुकसान है, तो अपन एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है।
सिंपल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ एकदम। पहले क्या, साफ सफाई करो, ये साफ सफाई हो गई। फिर जिसका पैसा आया वो अपनी जगह जगह पे लिख दो, लिख दिए सब पैसा। इधर जो जो पैसा गया वो लिख दो, लिख दो, लिख दो। यहाँ पे बचा हुआ वो पैसा इक्वल है, बांट दो, प्रॉफिट है। अब आगे की गणित को समझना। आरुषि जी का अपने देखा था क्रेडिट बैलेंस था करंट अकाउंट का, और नैना जी का डेबिट बैलेंस था। मैंने बोला था जो भी इफेक्ट होते सब इसमें ही करना, करंट अकाउंट दिया हुआ इसलिए। तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन को बांट दिया, रिलेशन का जो भी प्रॉफिट हुआ वो बांट दिया, ठीक है। ये 15,750 किस चीज़ का है वो नहीं बताया था मैंने, कि नैना टू रियलाइजेशन अपन ने किया था, तो नैना के डेबिट में लिखा इतना। और यहाँ पर ये क्या चीज़ है सर, ये क्या चीज़ है सर? अबे अबे खुद समझ, इसका टोटल ज़्यादा हो रहा है इधर का, इधर का टोटल क्या है, ज़्यादा है, इधर का टोटल कम है। तो ये जो एक बैलेंस है, ये बैलेंस करंट अकाउंट का कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, नैना की, ठीक है। वैसे ही आरुषि जी का जो है यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, ये कैपिटल में जाएगा। तो आरुषि जी की कैपिटल में ये चला गया इधर, ये रहा, और इनकी कैपिटल में चला गया इधर। जो बैलेंस है वो बैंक के थ्रू सेटल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। खुद से ऐसा सोच कर कि नहीं सर ये तो टफ है, ऐसा नहीं है। कभी भी आपको टफ लगे तो मैं सिंपल गणित बताता हूँ, उसी चीज को दोबारा देखो, दोबारा सॉल्व करो, गारंटी है कि अगली बार आपको डाउट नहीं आएगा। क्लियर है? बैंक अकाउंट करो, मैंने बताया था तुमको। इलेक्शन में 5 देखते कुछ खास है क्या, पहले चेक कर लेता हूँ। थर्ड क्लास घटिया, कुछ काम का नहीं, इजी एकदम, साफ सफाई, जो दिया हुआ वो लिख दिया, ठीक है। बाकी का जिसको जिसने पे किया वो लिख दिया, कोई दिमाग नहीं लगाना है। कुछ पार्टनर एसेट लेके चला गया होगा, एसेट लेके चला गया, पार्टनर का डेबिट मारो, रिसीवर और रिलेशन में क्रेडिट मारो। तुमदार क्वेश्चन ही नहीं, कोई मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर उसको इजी बोला है तो तुम भी उसको ऐसे धड़ करके छेक दो, बोले कि नहीं हम भी नहीं करेंगे, सर ने बोल दिया इजी। बेटा तुमको एक बार करके जाना है, तुमको तो कंपल्सरीली करना ही करना है, समझ रहे हो? तुमको तो कंपल्सरीली वो करना ही करना है बेटा। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके जाना है, क्योंकि यू नेवर नो, यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में टपक पड़े। और आप लोग क्या होगा कि बेसिक देखो, मैं आपको सिंपल गणित समझाता हूँ। मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल आसान है, उसका कारण समझ रहे हो कि मैंने उसको बहुत बार प्रैक्टिस किया है, तो मुझे पता है ये आसान है। लेकिन आप लोगों के लिए वो चीज टफ हो सकता है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। आ जाओ सोनिया, रोहित, उदित। अरे यार उदित तो अभी बड़ा फेमस चल रहा है, ठीक है। उदित तो बड़े अभी फेमस चल रहे हैं। क्या इंसिडेंट है वो आपको पता ही ऑलरेडी। 5:3:2 का रेशियो बच्चों का। क्रेडिटर्स ट्रांसफर, रिलेशन ट्रांसफर, 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 जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स 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 कैपिटल, ये सब ट्रांसफर, ठीक है। बिल्डिंग का रिलेशन आया, 1,90,000 पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, पहला वाला कुछ काम करेंगे। बैंक लोन सेटल फॉर 1,30,000। अभी गणित को समझो, यहाँ पे बैंक का लोन 1,20 का था, लेकिन दिया क्या था, 31 चुकाया ना, तो रियलाइजेशन टू कैश 31। क्रेडिटर वालों को 10% डिस्काउंट मिल गया, अरे वाह भाई वाह। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के ऊपर 10%, 30 60,000 है, अपन ने चुकाया इनका 54,000, 10% डिस्काउंट मिल गया, 54,000 है ना, मजा आया। रोहित पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 फॉर विच ही पेड 12,000 फॉर कंप्लीट। अरे हमको क्या लेना देना, ठीक है, हमको क्या लेना देना। रोहित ने 10,000 दिए एक्सपेंसेस के, अरे हमको क्या लेना देना, हमने उसको कितना दिया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर विच ही वॉज पेड 12,000 फॉर कंप्लीटिंग द रिजोल्यूशन प्रोसेस। मतलब हो सकता है बेचारे 2,000 अपना रेम्यूनरेशन लिया होगा, अपन ने फर्म ने उसको कितना चुका वो याद रखने का। तो रियलाइजेशन टू रोहित भैया 12,000, प्रॉफिट लॉस जो भी है वो बांट लेना, कहानी खत्म हो गया। ये क्या क्वेश्चन है, मजा ही नहीं आ रहा है, ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं, इसको क्वेश्चन खिलाने का हक ही नहीं है। चिंदी यहाँ तक, इसमें कुछ खास है देखता हूँ मैं।
अरे ये आया देखो, ये एक एडजस्टमेंट है। एक इन्वेस्टमेंट था जो बुक में कहीं पे भी रिकॉर्डेड नहीं है, 10,000 का था। द सेम वाज एक्सेप्टेड बाय वन क्रेडिटर फॉर दिस अमाउंट एंड अदर क्रेडिटर्स वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ। ओके, समझो कहानी को थोड़ा सा ध्यान से, आ जाओ। क्रेडिटर कितने के? 80,000 के। क्रेडिटर कितने के? 80,000 के। इस 80,000 में हमने क्या करा समझ रहे हो तुम? एक को 10,000 का इन्वेस्टमेंट दे दिया सामने सामने, देखो लिखा हुआ है। एक को 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्डेड कहीं पे भी नहीं था वो हमने दे दिया सामने सामने, और बाकी के जो बचे 70,000 के उसको अपने 10% कम दिए, वर्क पेड एट डिस्काउंट ऑफ, मतलब इसमें 7,000 उड़ा दो, मतलब बाकी लोगों को हमने दिए सिर्फ 63,000 रुपये। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो लिखा है, देखो बैंक क्रेडिटर 63,000। तो सर वो 10,000 का क्या? अरे 10,000 रिकॉर्डेड था क्या? नहीं था, तो लाइबिलिटी के सामने सेट ऑफ कर दिया, एंट्री नहीं करने का। तो मैं क्रेडिटर के सामने उसको क्या कर दिया? सेट ऑफ कर दिया, तो रिकॉर्ड कर ही क्यों रहे? नो एंट्री टू बी पास्ड फॉर 10,000। जो क्रेडिटर और असेट आमने सामने सेट ऑफ होगा उसकी कोई एंट्री करने का ही नहीं, खत्म कहानी। क्लियर है? रमेश took over some of the investment 8100, book value less than 10%, remaining investment taken over भवन। अरे ठीक है ना यार, क्या दिमाग लगाने का इसमें, क्या ही दिमाग लगाने का इसके अंदर, तुम खुद समझो। रमेश took over some of the investment, अच्छा चलो तुमको तो नहीं आएगा, मैं समझा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट कितने के? 1,40,000 के। ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट भी एक बार समझा देता हूँ। रमेश और भवन दो जना पार्टनर है। रमेश भैया 8100 जो है वो लिखे गए बुक वैल्यू लेस 10%, इसका मतलब था कितने का? 81 से एक्चुअली 90 है, तो उसका बुक वैल्यू कितने का हुआ? एक तरह से 9,000 का हुआ। ठीक है, 9,000 का हुआ। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय भवन एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 900 डिस्काउंट। अरे तेरी सुन 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 सुन, 1,40,000 के इन्वेस्टमेंट थे, बुक वैल्यू 9,000 का कौन लेके चला गया? हमारा रमेश भैया। बाकी के बचे 1,31,000। अब उसने 1,31,000 में भी समझ क्या किया? 13,100 तो पहले डिस्काउंट काटा और 900 रुपये और डिस्काउंट और काट लिया उसने। ठीक है, तो 900 रुपये और माइनस कर दिया उसने, होशियार आदमी है। मतलब इन शॉर्ट उसने कितने माइनस करवा दिए? 14,000 रुपये। मतलब अपन भवन के अंदर क्या करेंगे? भवन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,31 में 14 माइनस करके दिखाएंगे, 1,17,000, और ये 8,100 में जो उत्तर में लिखे गया था वो लिख देंगे। एक बार वापस समझाऊं क्या? चलो समझाता हूँ, आ जाओ। रमेश ने कुछ इन्वेस्टमेंट लेके गया 8,100 की, जिसका बुक वैल्यू जो था वो 10% लेस है ऑलरेडी। मतलब ये जो 8,100 है वो एक्चुअली 90% है, तो हमने एक्चुअल उसका बुक वैल्यू पता किया 9,000, ताकि अपन को पता चले कि भवन कितनी बुक वैल्यू के इन्वेस्टमेंट लेके गया था। तो 1,40,000 के टोटल इन्वेस्टमेंट थे, उसमें से रमेश भैया 9,000 के बुक वैल्यू के लेके चले गए, तो बाकी की बुक वैल्यू बची 1,31,000। ठीक है, समझ आ रही है गणित? अब उसने बोला है कि ये भी उसको 90% लेस लेके गया और 900 का डिस्काउंट और लेके गया, तो 90% लेस बोले तो 10% माइनस कर दो, इसमें से कर दिया। 900 का डिस्काउंट लेके गया, मतलब इन शॉर्ट 14,000 का माल इधर उधर कर दिया। तो इन शॉर्ट इसका बचा 1,17,000 जितने में लेके गया था, तो जितने में लेके गया वो इधर लिख देने का 1,17, कहानी खत्म। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी पेड कर दी, अरे पेड कर दी, पेड कर दी, नुकसान है ना रे। रिलेशन टू कैश 5,000, ये देख 5,000 आया, 5,000। भवन पेड बैंक लोन अलोंग विद वन इंटरेस्ट से 6% पर एनम। अरे भवन ने क्या करा रे? भवन ने चुका दिया पैसा, 60,000 का बैंक लोन था, 6% का ब्याज था, मतलब 63,600 भवन ने चुका दिया। मतलब हमको तो भवन को चुकाना है, तब एंट्री करेंगे भवन। ठीक है, हम एंट्री करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू भवन, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू भवन कैपिटल, क्योंकि हमको भवन को चुकाना है, हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, समझ गए? चले आगे, आ जाओ। ये रहा आंसर सारा। मतलब कुछ दमदार क्वेश्चन पूछते ही नहीं यार, मजा ही नहीं आता है। कुछ तो लाओ ऐसा जिसमें कुछ ऐसा दिमाग लगे। देखो ऑलमोस्ट अपन सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, मैं चेक कर रहा हूँ कोई दमदार है क्या। इन्वेस्टमेंट लेके चला गया 1,00,000 की बुक वैल्यू के क्रेडिटर आमने सामने, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आमने सामने इन्वेस्टमेंट चला गया है तो अपन को दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, एसेट के सामने लायबिलिटी का सेटअप हो जाती है, एसेट और लायबिलिटी आमने सामने सेटअप, उसकी एंट्री नहीं करते हैं। वापस समझ लेना, असेट और लायबिलिटी आमने सामने सेट ऑफ हो जाती है तो नो एंट्रीज टू बी पास्ड। अपन एंट्री करेंगे सिर्फ 45,000 की, जितने में वो लेके गए हैं, देखो 45,000।
बाकी एसेट के सामने लायबिलिटी सेट ऑफ होगी, उसकी कोई एंट्री नहीं। सिर्फ और सिर्फ कब एंट्री करने का, या तो कोई पार्टनर लेके चला गया या उसके बदले में कैश चुकाया है तो ही एंट्री करने का। बाकी एंट्री आमने सामने सेट ऑफ हो रहा है अगर एसेट और लायबिलिटी, तो एंट्री नहीं करने का। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। ये वापस फुल सेटलमेंट में दे दी, स्टॉक दे दिया इन लोगों को, अरे तो एंट्री मत करना, करी मत करी मत करी मत। अच्छा ट्रांसफर करना है वो तो करना ही है ना रे, ट्रांसफर तो करने का सबसे पहला ही साफ सफाई करने का। फिर आमने सामने अगर एसेट लायबिलिटी कट गई है तो उसके एंट्री नहीं करने का, इसमें लिखने का ही नहीं। इन्वेस्टमेंट टीना लेके चली गई, ले जाओ टीना जी, तो अपन को एंट्री क्या करनी है, टीना जी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टी आगे टीना जी देखो आए 50,000 पे। सनडीडर 50,000 टुक ओवर बाय मीना 10% लेस, 50,000 10% लेस, 50,000 10% लेस, तो मीना जी लिखेगा उसको 45,000 पे, मीना जी लिख दिया। बाकी के जो डेटर का पैसा आया कैश में लिख दो 51,000, 2,000 का खर्चा। खर्चा क्या है यार, ये तो क्वेश्चन मजा ही नहीं आता यार, टफ नहीं लाते। अरे ले 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 ले, चैप्टर ही खत्म हो गया। इतना आसान चैप्टर है डिसोल्यूशन। मतलब तुमको मेन क्या सीखना है, तुमको सबसे मेन सीखना है रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी तो ये प्योर कौन सा पता है, प्योर हस्बैंड क्वेश्चन है, प्योर हस्बैंड क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ लोग मेरे इस सेशन में नए होंगे तो उनको सबसे पहले मैं हस्बैंड क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। हस्बैंड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो दिया हुआ है, ऑर्डर्स दिए हुए, ये करो वो करो ये करो वो करो, ठीक है। तुमने, उसने बोला ये करो, ओके मैडम, उसने बोला ये करो, ओके मैडम, उसने बोला ये करो, ओके मैडम। हस्बैंड क्या करता है, वाइफ ने बोला ये करो, ओके मैम, वाइफ ने बोला ये करो, ओके मैम, वाइफ ने बोला ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, खत्म। हस्बैंड का रोल क्या है, ओके मैम बोलने का। मतलब क्या समझो, हस्बैंड का क्या रोल है, ये दिमाग होता है ना, दिमाग जैसे निकालने का, साइड में रख देने का। वाइफ ने बोला ओके मैम, वाइफ ने बोला ये करो, ओके मैम, मतलब दिमाग लगाने का ही नहीं। तो हस्बैंड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि जो बोला जाए बस वो चुपचाप करते जाओ, अपना दिमाग यूज ही मत करो, उसे हस्बैंड क्वेश्चन कहते हैं। जब भी मैं आपको हस्बैंड क्वेश्चन बोलूं समझ जाने का, सर ये बहुत इजी है, ठीक है। और जब भी मैं तुमको बोलूं वाइफ क्वेश्चन, क्या है वाइफ क्वेश्चन, वाइफ क्वेश्चन का मतलब क्या, सर कॉम्प्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन सबसे कॉम्प्लेक्स, क्यों, कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ समझ ही नहीं आता। वाइफ किसी को समझ आई आज तक, किसी को समझ नहीं है, ऐसा खतरनाक क्रिएचर है वाइफ, ठीक है, कभी समझ ही नहीं आती। तो जब भी मैं वाइफ क्वेश्चन बोलूं तो समझ जाने के टफ है। जब भी बोलूं हस्बैंड क्वेश्चन मतलब फॉलो दी ऑर्डर्स, यस मैम, ओके मैम, यस मैम, ओके मैम, समझ रहे हो, ठीक है। मजा आया, चलो वापिस एक और बार देखेंगे आज हमने क्या क्या पढ़ा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये दो चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, बोले लिख दो सर, ठीक है। उसके बाद कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मतलब वही कोर्ट वोट आ जाती है बीच में अचानक, तब कोर्ट कब आती है, सांप पर देखे थे अपन ने, ठीक है। पागल हो गए, हो गए, देखा था ना, इनकैपेबल हो गए, लड़की को छेड़ दिया, तो ये सब हरकतें क्यों करते हो तुम लोग, नहीं करने का सब, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म ही बंद हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। रिलेशन एक्सपेंस के बारे में बताया था, फर्म चुका रही है तो क्या, पार्टनर खुद चुका रहे तो क्या, पार्टनर के बिहाफ पे फर्म एक बार चुका रही है तो क्या। जब पार्टनर के बिहाफ पर फर्म चुका रही है, इसका मतलब अपन को एंट्री करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझ रहे हो कहानी को, समझ जाने का। रिलेशन अकाउंट अपन ने देखा, कुछ भी नहीं, पहले साफ सफाई कर दी, जो जहाँ पे आना था पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में लेके चले जाना, जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, ये जो भी आएगा, गुडविल, ओल्ड गुडविल, सब पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी, ठीक है। कहानी को समझ गए, इतना ही है और कुछ खास है ही नहीं। मैंने बोला था 1 आवर का लेक्चर है, 1 आवर से पहले पहले खत्म भी हो गया, देखा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर के साथ ही आपका जो पार्ट 1 है वो पूरा खत्म हुआ, ठीक है। पार्ट 1 अकाउंट्स का पूरी तरह से खत्म हुआ। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा था, बेसिक्स देखे थे, आईओसी, आईओडी, एडजस्टमेंट, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट, वो सब देखे थे ना, गारंटी का प्रॉफिट, वो पहले चैप्टर में देखा था। अगले चैप्टर जो था उसके अंदर एडमिशन के मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड करे थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। एडमिशन का जो पहला वाला जो था उसके अंदर मैंने गुडविल के इफेक्ट्स बताए थे, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है वो सब दिखाया था, ठीक है। बेसिक रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, मेरा खुद का पर्सनल मेथड बताया था, तो वो पार्ट 1 में देखा था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लेते। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे सारे वीडियो देख लिए
तो आपको बाकी कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, उसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर करके रखी है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद मैंने एडमिशन का पार्ट 2 जिसके अंदर मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट सिखाया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाया था और एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल सिखाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट का वीडियो रिकॉर्ड किया था। रिटायरमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को पूरा रिटायरमेंट का बेसिक सिखा दिया था, इवन सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, ऑलमोस्ट जितने भी मेन क्वेश्चन थे सब करवा दिए थे। और आज हमने देखा डिसोल्यूशन, ठीक है। डिसोल्यूशन का आज ही देखा है तो इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आपका पार्ट 1 पूरा खत्म हुआ। अब आएगा इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो आएंगे पार्ट 2 के। नाउ पार्ट 2 के वीडियोस मस्त एकदम, कंपनी अकाउंट्स के वीडियोस, शेयर कैपिटल, आहा मजेदार टॉपिक, मजेदार। उसके बाद आता है आपका फेवरेट डिबेंचर, आय हाय 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 मजेदार, बहुत मजेदार। उसके बाद रद्दी चैप्टर, एकदम रद्दी, कंपनी के बैलेंस शीट बनाओ, ये बनाओ, ठीक है। उसके बाद कॉमन साइज और कंपैरेटिव, रद्दी महारद्दी, 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो, आय हाय हाय मजादार चैप्टर, मजा आता है इसको सॉल्व करने में। और उसके बाद बहुत जबरदस्त चैप्टर, मस्त एकदम, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आय हाय हाय हाय। मतलब अब ये है 6 वीडियोस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में इनके ऊपर रिकॉर्ड करूंगा। पार्ट 1 मेरी तरफ से खत्म है। आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो मैं हर बार बोलता हूँ, नीचे नंबर दिए हुए मस्त एकदम बढ़िया 7984342294, कॉल करने का, सॉरी कॉल नहीं करने का, व्हाट्सएप करने का, एचडी में फोटो भेजने का, कोई भी डाउट होता है तो हम आपका सॉल्व कर देंगे विद इन 24 आवर्स, ठीक है। ये लिखने का जरूर, आई वॉच्ड योर वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, मैंने आपका वीडियो यूट्यूब पे देखा है, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो आप लोग हमको पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हमारी कोचिंग ज्वाइन करनी है तो नीचे दिए गए नंबर से उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। और जो इस साल के 12th और 11th के कोचिंग ज्वाइन करनी है तो वो, प्लस अगर आपको सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, 11th सॉरी सीए इंटर, सीएमए इंटर फाइनल जो भी लेवल आपको करना है उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए गए, ठीक है। मैं खुद पढ़ाता हूँ, ऊर्जा मैम पढ़ाते हैं, माई वाइफ पढ़ाती है और मेरी सिस्टर, ठीक है, मेरी सिस्टर पूजा झवर, बहुत मस्त आप लोगों को सी फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएमए इंटर सबके अंदर बहुत मस्त तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। आओ मजा उठाओ पढ़ाई का, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रकार का डाउट है वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, टाटा बाय बाय।